हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव शरीर और उसमें हम अंतःस्रावी तंत्र देख रहे हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर मैंने मस्तिष्क पढ़ा दिया है, पूरा तंत्रिका तंत्र पूरा कंप्लीट कराया। अब अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हम चल रहे हैं, उसमें हम हार्मोन्स को देख रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम देख रहे हैं। मैंने पीयूष ग्रंथि के बारे में और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में कल डिटेल से चर्चा की थी। थाइमस ग्रंथि के बारे में चर्चा की है। अब हम पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में देख रहे थे वो, और आज अग्रपाली के कल खत्म कर चुके हैं और आज मध्यपाली और पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मध्यपाली की ओर। पीयूष ग्रंथि में मैंने 3 भाग बताए थे, इसमें मध्यपाली और देखते हैं। मध्यपाली दोस्तों ये पालिया डिवाइडेड, लोग टीचर ऐसे भी पढ़ा देते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। मैंने मध्यपाली, पश्चपाली और अग्रपाली इसलिए भी डिवाइडेशन की है, मैंने थोड़ा डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि इससे थोड़ा हार्मोन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, हार्मोन की डिटेल कम हो जाती है। ठीक है, अब मध्यपाली से स्रावित हार्मोन कौन सा है? मेलेनिटोनिन। मिलेनोट्रोपिक हार्मोन ठीक है। मध्यपाली से एक मिलेनोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों मिलेनोट्रोपिक हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों? ये शरीर का रंग निर्धारण करता है, यानी त्वचा का रंग निर्धारित करता है यह हार्मोन। जैसे अगर आप अफ्रीका जैसे देशों में रहते हो जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, सीधा प्रकाश पड़ता है, तो मेलेनोट्रोपिक हार्मोन से का ज़्यादा स्राव होता है। इससे मेलेनिन वर्णक निकलता है। मेलेनिन वर्णक का स्राव होता है। ठीक है, किसका स्राव होता है? मेलेनिन वर्णक का स्राव होता है। दोस्तों इससे रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ये डार्क शेड में आ जाता है। अगर इसमें मेलेनिन वर्णक का स्राव कम हो तो इसमें क्या होगा? मेलेनिन वर्णक का स्राव कम होगा तो गोरा रंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे रशिया जैसे देशों में हम देखते आए हैं। अब मध्यपाली से कम ये हार्सित होती है, यानी मेरा मतलब है कम विकसित होती है मध्यपाली, तो इससे एक मेलेनोट्रोपिक हार्मोन निकल रहा है। अब चलते हैं हम पश्चपाली की ओर। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली, इससे मोस्टली 2 हार्मोन पूछे जाते हैं एग्जामों में। फर्स्ट हो गया एक तो अपना ऑक्सीटोनिन, दूसरा एडीएच जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं, ऑक्सीटोनिन और एडीएच। ठीक है, अब मैं बात करूं ऑक्सीटोनिन की दोस्तों, तो ऑक्सीटोनिन इसे 3-4 नामों से जानते हैं। किस किस के? इसे बोलते हैं बर्थ हार्मोन, यानी जन्म हार्मोन, और क्या बोल देंगे इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं, और क्या बोल देंगे इसे? दूध श्रावण हार्मोन बोलेंगे, दूध श्रावण हार्मोन। ठीक है, अब देखिए इसके नामों की ओर देखते हैं, एक एक के नामों की ओर देखते हैं। मैं यहाँ पर एडीएच मिटा रहा हूँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मिटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा दूसरा नंबर का एडीएच, यहाँ पर कम जगह पड़ रही है। दोस्तों ऑक्सीटोनिन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोनिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जन्म हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं और दूसरा हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बर्थ हार्मोन? दोस्तों इसे बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह माता बर्थ कराने में, यानी जन्म करवाने में सहायता प्रदान करता है। जन्म करवाने में सहायता प्रदान करेगा। कैसे? माता के गर्भाशय में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भाशय में लेबर पेन होता है, इस जो लेबर पेन को ये कम करता है ऑक्सीटोनिन। उन्हें ऑक्सीटोनिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कब? जब बच्चा जन्म लेता है तब डॉक्टर द्वारा माताओं को ऑक्सीटोनिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है? ये करता है गर्भाशय में संकुचन। ठीक है, जिससे बच्चा आराम से पैदा हो जाता है ऑक्सीटोनिन के स्राव से। दूसरी बात, ऑक्सीटोनिन को दूसरा हार्मोन भी इसलिए बोलते हैं
क्यों? क्योंकि ये माता की दूध ग्रंथियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे दूध अच्छी तरह आ पाता है और 1 या 2 दिन का बच्चा भी दूध पी पाता है माता के दूध ग्रंथियों से। बात करें इसे लव हार्मोन क्यों बोल देंगे दोस्तों? लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि प्यार प्यार वाला हार्मोन नहीं है। जब ये हार्मोन पुरुषों में ज्यादा स्रावित होने लग जाता है तो पुरुष लड़कियों जैसी हरकतें करने लग जाता है, इसलिए इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बर्थ हार्मोन हो गया। ठीक है, क्यों? माता के गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिससे क्या होता है? बच्चा बिना सर्जरी के पैदा हो पाता है। दूसरा, ये क्या करता है? दूध ग्रंथियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे दूध सही तरीके से आ पाता है। ठीक है दोस्तों, ये गाय भैंसों में भी दिया जाता है। ठीक है, जब उनके दूध को माताएं गाय यानी जब मादा गाय दूध को रोक लेती है तो किसानों द्वारा क्या किया जाता है? उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दी जाता है, जिससे वो दूध ज़्यादा दे पाती है। ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन देने से उसकी दूध ग्रंथियाँ क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जिससे फिर वो गाय कभी दूध नहीं दे पाती। इस चीज़ को भी याद रख लेना। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जब माताएं क्या होती है? पेट से होती है ना, तो डॉक्टर आजकल चालाक चलते हैं और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ऑक्सीटोसिन का स्राव नहीं हो पाता जब बच्चा जन्म लेता है, तो उनकी क्या होती है? उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दे देते हैं आजकल। ऑक्सीटोसिन की दवाई भी देते हैं जिससे कम स्रावण हो। इससे क्या होता है? सर्जरी करनी पड़ती है आखिरी टाइम पे। तीसरा, इसे लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? पुरुषों में स्राव होगा ज्यादा मात्रा में, पुरुषों में अधिकता से क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरुषों में अधिकता से पुरुष क्या होंगे? पुरुष महिलाओं जैसे बर्ताव करेंगे। महिला जैसे बर्ताव करने लग जाएंगे पुरुष। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीटोसिन का। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं एडीएच की। एडीएच जिसे एंटी यूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दोस्तों, सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या काम करेगा दोस्तों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे नाम से पता चल रहा है, यूरेटिक, यूरिया आ रहा है ना। ठीक है, यूरिया यानी मूत्र के स्रावण के काम आ रहा है। ये क्या करता है? पुरुषों में या महिलाओं में या जीवों में मूत्र का स्राव को कम करता है। ठीक है, पानी को क्या करता है? अवशोषण करता है, जिससे मूत्र स्राव कम होता है। ठीक है, पानी का अवशोषण कर देगा। ठीक है, किडनी में पानी का अवशोषण कर देगा, पानी का अवशोषण करता है, जिससे क्या होता है? मूत्र कम आता है। इसकी कमी से क्या होगा दोस्तों? मूत्र अधिक आने लग जाएगा। ठीक है, वही होगा। कमी से क्या होगा? पानी का अवशोषण नहीं हो पाएगा और क्या होगा? मूत्र ज्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, कमी से क्या होगा? पानी का अवशोषण नहीं होगा और क्या होगा? जिससे मूत्र अधिक आता है, जिसे मूत्र मेह के नाम से भी जानते हैं। इसे मूत्र मेह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होगा? एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन किससे स्राव होता है? मध्यपालित स्राव हो रहा है। किडनी में पानी का अवशोषण ज्यादा हो जाएगा।
किडनी में पानी का अवशोषण होता है, इसका स्राव होने से इससे मूत्र कम आता है, ठीक है, मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और पानी की मात्रा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण कर पाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मूत्र में नाम का रोग हो जाता है, जिसका पानी से अवशोषण ज़्यादा होता है। यहाँ मिलेटिन वर्णन दोस्तों मैं साइड में हो रहा हूँ, जिससे आप वो क्या बोलते हैं इसकी शॉट ले सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं पैराथायराइड की ओर। पैराथायराइड दोस्तों पैराथायराइड एक हार्मोन स्रावित करता है, PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन। दोस्तों ये पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, देखो एच आकार का होता है पहली बात, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है ये पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है, देखो मटर के मक्का की दाने जैसे 4-5 तरीके की होगी, देखो यहाँ पर ये हो गई पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। अब ये मक्के के दाने जैसी हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है, मक्के के दाने जैसी होगी। काम क्या करेगी, काम क्या करेगी, इसका काम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या काम है, कैल्शियम की मात्रा को रक्त हड्डियों में अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करती है ये हटा देती है, वहाँ से रक्त में ले जाती है, ठीक है। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान देखते हैं कैल्शियम की मात्रा को अस्थियों में से कैल्शियम की मात्रा को कम करती है, या नीम है ना, कम करती है, ठीक है, रेगुलेशन करती है, ठीक है। अब PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं हम। इसकी अधिकता होने से क्या होगा, पैराथायराइड की हार्मोन से अधिकता होने से क्या हो जाएगा, इसकी अधिकता होने से हो जाएगा कि ये अब कैल्शियम की मात्रा को ज़्यादा हटाएगी अस्थियों से, जिससे क्या होगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये अधिक हो रही है, ठीक है, अधिक श्रावण हो रहा है, इसका कम श्रावण भी तो हो सकता है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हड्डियों में क्या होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, कैल्शियम की, तो क्या होगा, मांसपेशियाँ क्या होगी, मांसपेशियों की गति कम हो जाएगी, मांसपेशियों की गति क्या हो जाएगी, कम, मांसपेशी की गति क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, किसके, पैराथायराइड हार्मोन के श्रावण से, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन के श्रावण से कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है रक्त में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों थाइमस ग्रंथि की ओर। थाइमस ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि दोस्तों इसका काम क्या है, पहले ये जान लेते हैं थाइमस ग्रंथि का काम क्या है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि का काम बेसिकली एक है, क्या करती है ये 13 बच्चे के जन्म के 14 वर्ष तक ही सक्रिय देती है, फिर ये असक्रिय हो जाती है। कौन, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। बच्चे के जन्म के 14 वर्ष तक ही सक्रिय होती है कौन सी ग्रंथि, पैराथाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब ये बच्चे के जन्म के तक ही 14 वर्ष के तक ही सक्रिय रह रही है, तो इसे बोलते हैं बाल्यावस्था ग्रंथि। बाल्यावस्था का हार्मोन बोलते हैं किसे, थाइमस ग्रंथि को। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चे में जो टीका दिए जाते हैं वो 14 वर्ष के ऊपर पहले दे दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें थाइमस ग्रंथि क्या होती है, उसके बाद में असक्रिय हो जाती है।
अब ये प्रतिरोधक क्षमता संबंधित है, तो क्या करेगी ये WBC के कार्य का विभेदन कर देगी। WBC के कार्य का विभेदन करती है, WBC के कार्य का विभेदन करती है कौन? थाइमस ग्रंथि। अब ये विभेदन कैसे करेगी? जैसे WBC का कार्य किसी का क्या है, किसी क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो एक कैमरामैन का काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना है, ये सब बता कौन रहा है? ये सब डायरेक्टर बता रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्टर बता रहा है, तो इसी तरह थाइमस ग्रंथि भी एक डायरेक्टर है, ठीक है। WBC कार्य का विभेदन कर देगी कि तेरे को बी लिम्फोसाइट को क्या करना है, टी लिम्फोसाइट को क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गई थाइमस ग्रंथि। अगले ग्रंथि पढ़ते हैं अपन, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि दोस्तों, पीनियल ग्रंथि के बारे में देखते हैं कहाँ अवस्थित होती है। ये हो गई अपनी ठीक है, ये हो गई अपनी हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है पीनियल, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे होती है कौन सी? ये होती है पीयूष ग्रंथि। तो ये हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि क्या होती है? पीनियल ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस के ऊपर। इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है किसकी? एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस के नीचे और हाइपोथैलेमस के ऊपर पाई जाती है, बीच में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, यानी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। कार्य की बात करें भाई, कार्य क्या कर देगी दोस्तों ये, ठीक है। पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पीनियल ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है, एक तो मेलेटोनिन, एक सेरोटोनिन। अब मेलेटोनिन हार्मोन क्या करेगा दोस्तों? मेलेटोनिन हार्मोन करता है जैविक सक्रियता करता है, जैविक सक्रियता यानी दोस्तों ये बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। यानी इसका स्राव होगा, इसका स्राव होता है दोस्तों अंधेरे में। अंधेरा होगा तो मेलेटोनिन स्राव होने लग जाएगा शरीर के मस्तिष्क में, और ये सूचना देगा कि अब आपको सोना है, इसलिए इसे जैविक सक्रियता हार्मोन बोलते हैं। इसका स्राव क्या कब होता है? इसका स्राव होता है अंधेरे के अंदर, यानी सफेद लाइट में नहीं होता, अंधेरे के अंदर होता है। ये बताता है कि कब सोना है, कब जागना है। और सेरोटोनिन की बात करें तो ये जैविक सक्रिय, ये है अपने न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर के तंत्रिका तंत्र में बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है कौन? सेरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर वो ट्रांसमीटर जो क्या होता है, सिनेप्सिस में काम आते हैं। सिनेप्सिस वो तंत्रिका तंत्र आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से आपस में, और ये क्या होते हैं, संदेशों को उपकरणों के रूप में उछाल उछाल के एक दूसरे के पास करते रहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें क्या काम करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर ये उस गति को बढ़ा देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने एड्रिनल ग्रंथि की ओर। लास्ट ग्रंथि हो गई अपनी एड्रिनल ग्रंथि, इसके बाद में अंतरस्रावी ग्रंथियां खत्म हो जाएंगी। एड्रिनल ग्रंथि की ओर, एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों, ये एड्रिनल ग्रंथि बहुत बार पूछी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि इसे 3F ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, 2D के नाम से भी, 2D ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। 3F यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए नाम, पर सबसे पहले देखो फाइट, ये ग्रंथि सक्रिय करती है किसी भी अचानक आने वाली घटनाओं से। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। इससे स्रावित होता है एड्रिनल हार्मोन, इसे आपातकालीन ग्रंथि भी इसलिए बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं
क्यों? क्योंकि यह 3F ग्रंथि होती है, ये अचानक से अगर आपको घटना होती है, ठीक है, कुत्ता पीछे लगता है या आपको कोई मारने आता है अचानक से, यहाँ पर गोलियां चल जाती है, तो एकदम से शरीर अलग ही रिएक्ट करता है, कान लाल हो जाते हैं, शरीर घबरा जाता है, तेज भागने की कोशिश करता है। तो दिमाग ये सूचना देता है या तो आप फिर डर जाओ या भाग जाओ या लड़ लो उससे, ठीक है। तो ये सूचना देने के लिए एड्रिनल ग्रंथि का स्राव हो जाता है किस स्थिति में? जब आपातकालीन स्थिति होती है शरीर के अंदर या कुत्ता पीछे लग जाता है, उस समय अलग ही शरीर रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि का स्राव होता है, इसलिए इसे 3F हार्मोन बोलते हैं। 2D हार्मोन क्यों बोलते हैं? डू और डाई हार्मोन भी बोलते हैं। 2D का मतलब डू और डाई, यानी करो या मर जाओ। डू और डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। डू एंड डाई यानी करो या मरो, इसे बोलते हैं करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं, करो या मरो। दोस्तों करो या मरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर अचानक से लड़ाई होती है तो आप या तो कुछ कर जाओ या फिर मर जाओ, ठीक है। कुत्ता पीछे लग रहा है, या तो आप भाग जाओ या फिर ये उसके कटवा लो, ठीक है। यही इसलिए इसे बोलते हैं करो या मरो हाल। आपातकालीन ग्रंथि मैंने बता दिया, किसी भी गंभीर सिचुएशन होती है तब ये ग्रंथि काम करती है। इसकी स्थिति की बात करें तो ये वक हो गए, ठीक है। इन वक्कों के ऊपर यहां पर पाई जा रही है कौन? ठीक है, ये वक हो गए, वक्कों के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि स्राव करती है कौन से हार्मोन का? एड्रिनलिन हार्मोन का। किस हार्मोन का स्राव कर रही है? एड्रिनलिन हार्मोन का। ये ग्रंथि स्रावित करती है एड्रिनलिन हार्मोन को, इसलिए इसे डू एंड डाई हार्मोन बोलते हैं। अचानक से स्थिति परिवर्तन होती है। आपने देखा होगा कि आपके साथ कभी लड़ाई होती है तो पतला आदमी भी है ना लड़ पाता है अचानक से, जब कोई हमला करता है तो ऐसे जैसे वो हार जाए, पर उसमें जिस समय लड़ाई होती है, जिस समय सिचुएशन अलग होती है, इसलिए होती है क्योंकि एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या क्या है? एक को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालना, शरीर को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालना। दूसरा संकरा का उपापचय, ठीक है। तीसरा, इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? जनन हार्मोन स्रावित होते हैं, या लिंग हार्मोन बोल देते हैं, यहां पर बेटर शब्द होगा लिंग हार्मोन। यानी एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। लिंग हार्मोन का स्राव भी होता है किससे? इस हार्मोन से। दोस्तों अंतरस्रावी ग्रंथियों में इतना ही पूछा जाता है। कल नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे अपन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।